नमस्कार दोस्तों। तो आ गए हैं आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। आपको पता चल गया होगा एक के बाद एक एग्जाम धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं। पीसीएस ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन 95% क्लियर है पीसीएस कैंसिल हो जाएगा। इसके पहले एक बार पीसीएस कैंसिल हो चुका है। आरओ एआरओ की एग्जाम तो कैंसिल हो ही चुका है, वो नई डेट है जो आप दिसंबर में देख रहे हो। तो आयोग की एग्जाम कैंसिल होने के बाद और हमारा जो वैकेंसी है यानी कि टीजीटी पीजीटी का जो हम लोग एग्जाम जो देना चाह रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, इस एग्जाम ये भी 2022 का एग्जाम है। तो इसी पर सबसे ज्यादा दबाव है। मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम फरवरी में, जनवरी में अगर बोर्ड वाला एग्जाम का मामला फंसता है, जैसा कि सेंटर उनको नहीं मिल पाता है, तो फरवरी में एग्जाम होगा। लेकिन कतई हाल में मार्च के आगे जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है। तो आप तैयारी किए रहिए, क्योंकि ये एग्जाम ही सबसे अच्छा एग्जाम फिलहाल के लिए अभी दिख रहा है। टीजीटी में और पीजीटी में दोनों में आप समझिए, जैसे पीजीटी 125 क्वेश्चन है सिविक्स जो हम आपको बताएंगे, और जो टीजीटी है टीजीटी में भी 125 क्वेश्चन है। डिफरेंस आपका होगा क्या? तो टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। टीजीटी में दूसरा थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है। आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन में करना है 125 क्वेश्चन। सीधी मेरिट बन जाएगी, कोई इंटरव्यू का चक्कर नहीं है। वन लाइनर सवाल, एक ही बार में सिलेक्शन, टीजीटी में कहानी खत्म। जबकि प्रवक्ता में आपका इंटरव्यू है। अब इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं कंटिन्यू, क्योंकि जिनको देना है एग्जाम, जो जान गए हैं 2-3 साल में एग्जाम होता है, अगर एक एग्जाम आपका मिस हुआ तो सीधे 3 साल पीछे जाएंगे आप। 2010 का एग्जाम हुआ, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 21 वाला ठीक से हुआ, नहीं तो 22 वाला भी 24 हो गया, 25 में जाके फाइनल होगा। तो आप इसकी तैयारी की रही, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको एक और सूचना मिल गई होगी, जो एलटी है, जीआईसी है, उसका भी अध्याचन जा चुका है आयोग में। वो वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है। तो आप 3-4 एग्जाम अगर लगातार दे रहे हैं, टीचिंग का, टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं, अगर किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर है वो दे रहा है, उसके अलावा आप एलटी और वो 2025 में सारे एग्जाम होंगे। अगर ठीक से तैयारी है तो नौकरी आपकी पक्की है। चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, जो कि मैं खुद करवा रहा हूँ। उसके अलावा हमारे यहाँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी चल रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चन, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन चयन किए जा रहे हैं, आप उसको भी देखिए। 1936 की बात कह रहा है। क्या पूछ रहा है? 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? कोटेशन है ये, टीजीटी का रीड है, समझिए। टीजीटी में कोटेशन बहुत पूछता है। सिलेबस मोटे मोटे आपका 3 सेक्शन में है, ठीक है। तो कोटेशन भी बहुत पूछता है, कोटेशन का सवाल है ये। हम आपको रिलेटेड कोटेशन और भी चीजें जितनी होंगी वो भी बताते जाएंगे। अब देखिए, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं। पहले देखते हैं, ऑप्शन है मौलाना आजाद, दूसरा है टैगोर, तीसरा है नेहरू जी, चौथे है महात्मा गांधी। एक कोटेशन और है, उसको भी यही लिख लेते हैं। कोटेशन है कि, ये भी आप देख लीजिए। दूसरा कोटेशन है, मिलता जुलता कोटेशन है, गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। देखिए कोटेशन देखिएगा, पहला कह रहा है गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। इसी का ठीक उल्टा है, 180 डिग्री उल्टा। दूसरी बात, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इस कोटेशन को पढ़ के क्या लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये कहा होगा गांधी मर सकता है, गांधीवाद, जिस व्यक्ति ने कहा होगा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं, तो फिर वो ये क्यों कहेगा गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं? दोनों उल्टी है, दोनों अपोजिट बातें हैं। लेकिन बात ऐसी है कि जिसने ये कोटेशन बोला है वही इसने भी बोला है। इसका आंसर है स्वयं महात्मा गांधी जी। पहले गांधी ने ये कहा था, गांधी जी ने, कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। लेकिन 1936 में क्या कहा उन्होंने कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं, मैं अपने पीछे कोई वाद या संप्रदाय छोड़कर नहीं जाना चाहता। समझ रहे हैं? तो इसमें इसीलिए बता दिया कि एक लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, ये उन्होंने जानते थे, गांधी जी ने कहा है। दूसरी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया, उन्होंने कहा अगर गांधी ये कह रहे हैं गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं मरेगा, फिर वो ये क्यों कहेंगे कि मैं गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं मानता? इसलिए ध्यान रखना है, दोनों बातें उन्होंने ही कही है, हालांकि दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवियाथन का लेखक कौन है? कोटेशन के बाद पुस्तक लेखक भी बहुत पूछता है। अब लेवियाथन का लेखक कौन है? ऑप्शन है हॉब्स, रूसो, ग्राहम वालस, मैकॉले। करेक्ट आंसर है आपका हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स लेवियाथन के लेखक हैं।
इसके अलावा भी हाफ्स ने पुस्तकें लिखी हैं, क्या आपको पता है कौन कौन सी? डी सिवे, डी होमिने, डी कॉर्पोरे, किसकी किताबें हैं? हॉब्स की किताबें याद रखिए सारी। ये सब कोर थिंकर हैं, जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, हॉब्स, लॉक, रूसो हो गए ना, बेंथम मिल, हीगल, ग्रीन हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, गांधी हो गए, अंबेडकर। अब इनकी बुक नहीं याद होगी तो फिर समझ लीजिए बाहर ही जाना है। किसने कहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? ऑप्शन है जेएस मिल, शिले, लास्की, लॉक। बहुत आते हैं कोटेशन। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, कभी कभी शब्द दे देता है स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। दोनों ही बातें एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है या स्वतंत्रता शासन का विरोधी है? जो सही आंसर है वो है सीले। सीले का कोटेशन केवल टीजीटी में ही पूछता है ज्यादा, और पीजीटी में, और कहीं आपको जनरली मिलते नहीं, क्योंकि एज ए थिंकर नहीं पढ़ाए जाते, समीक्षक हैं। याद है पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने सीले का एक कोटेशन पढ़ा था, क्या था कोटेशन? था, याद है? कीवर्ड क्या याद करवाए थे? जड़ और मूल का संबंध। जड़ और मूल का संबंध कीवर्ड बताए थे ना, यही था। इंटरडिसिप्लिन स्टडी के बारे में, इतिहास और राजनीति विज्ञान के बारे में कहे थे ना, उसी सीले का ये भी कोटेशन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? अब ऑप्शन देखिए, कुलीन तंत्र, संसदीय, राजाशाही, तानाशाही। तो देखिए ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उत्तरदायी सरकार वही सरकार होगी जो लोकतांत्रिक सरकार होगी। पहला बात, छांटने का तरीका, क्या कुलीन तंत्र लोकतांत्रिक सरकार होती है? नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। संसदीय लोकतांत्रिक सरकार होती है? होती है। दूसरा भी ऑप्शन भी और देखिए तो रही, राजाशाही होती है? नहीं। तानाशाही होती है? नहीं। तो उत्तरदायी सरकार सही आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय सरकार। कुलीन तंत्र होता है कुलीनों का शासन, यानी जो कुछ कुलीन लोग हैं समाज में, जो राजा राजकुमार होते थे, अल्पतंत्र जिसको बोलते हैं, कुछ लोगों का शासन। कुछ कुलीन जब मिलकर शासन करते हैं, आपको पुराने पोलिस नगर राज्यों में, आपको ग्रीस के टाइम पे ये शासन व्यवस्था मिल जाती थी पुराने समय में, ठीक है। और राजाशाही में तो हो नहीं सकता, क्योंकि राजा ही सर्वे सर्वा है, राजा उत्तरदायी होता नहीं किसी चीज के लिए। और तानाशाही लोकतंत्र के सर पे चढ़ के ही तो तानाशाह बना है वो, तो फिर वो क्या उत्तरदायी शासन करेगा? तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? इसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ही बार में सही करेंगे। दे रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप आपको देखना है, गणतंत्री, संघीय, अध्यक्षात्मक। भारत में गणतंत्री शासन है? क्यों? क्योंकि भारत क्या है, भारत का जो राष्ट्र का प्रमुख है वो निश्चित समय के लिए निर्वाचित प्रधान है, ना कि वंशानुगत है, इसलिए गणतंत्री सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक। दूसरा है संघीय है, लेकिन क्या अध्यक्षात्मक है? नहीं, इस वजह से जोड़ा गलत हो जाएगा, डन। लेकिन अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है, इसके बदले अगर ये कर दिया होता अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का कौन स्वरूप है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। ये हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ क्या है, संसदात्मक व्यवस्था, इसलिए पहला आपका कथन सही नहीं होगा, ठीक बात है। दूसरा देखते हैं, गणतंत्री है, हाँ जी है। एकात्मक है ना, गलत हो गया, क्योंकि एकात्मक हमारे यहाँ नहीं, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, ठीक। तो संसदीय तो मैच कर रहा है, लेकिन दूसरा नहीं, इसलिए भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है गणतंत्री, संघीय, संसदीय। तो गणतंत्री भी है हमारे यहाँ, संघीय भी है, संसदीय भी, ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक। चौथा भी देख लें, गणतंत्री, एकात्मक, अध्यक्षात्मक, ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? अब जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन कह रहा है नहीं है, ठीक है। पहला, अमेरिका में है जुडिशियल रिव्यू? है। अमेरिका और भारत तो सबको पता होगा है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, क्या न्यायिक पुनरावलोकन। अब बचे ऑप्शन है इंग्लैंड और पाकिस्तान। अब देखो एक बात ध्यान रखना, कई बार हम क्या करते हैं कि मीडिया की खबरों से इंफ्लुएंस हो जाते हैं, सवाल गलत कर देते हैं। मीडिया से इंफ्लुएंस नहीं होना है। जैसे
बहुत लोग इसमें हो सकता है पाकिस्तान लगा देगा, वहां कहा न्यायिक पुनरावलोकन, सेना ही हमेशा शासन करती रहती है, प्रधानमंत्री तो जेल काट रहा है। लेकिन थियोरेटिकली किताब में है ना, उनके किताब में है न्यायिक पुनर्, तो किताब में है तो सही माना जाएगा। बात समझ रहे हैं, भले रियल में ना हो। अब इंग्लैंड में क्या है, ऑफिशियली नहीं है, भले वहां पे वहां की न्याय प्रणाली इंग्लैंड की पाकिस्तान से बेटर हो, लेकिन माना नहीं जाएगा क्योंकि थियोरेटिकली नहीं, बुक में नहीं है। ठीक है, तो आपको सिद्धांत से चलना है। अब इंग्लैंड, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यही न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता है, और जहां भी संसदीय सर्वोच्चता होगी, ये कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है, वहां न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, ये बात जान लो। संसदीय सर्वोच्चता, कोई एक देश का एग्जाम्पल बताइए जहां संसदीय सर्वोच्चता हो और न्यायिक पुनरावलोकन भी हो नहीं सकता, मिल भी नहीं करेगा। ऑप्शन है इंग्लैंड, याद रखना। सबसे ज्यादा मशहूर जो इसके लिए है वो अमेरिका और भारत है, जहां पे है। निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नहीं था? ऑप्शन दे रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। उदारवादी नहीं था। क्वेश्चन जब अगर आप पढ़ते वक्त ना समझ पाए, नहीं था है था, तो क्वेश्चन को उलट लीजिए। उदारवादी नहीं था मतलब पूछ रहा है कि कौन कैसा था, उग्रवादी था, यही पूछना चाह रहा है ना। उदारवादी नहीं था का मतलब क्या था, उग्रवादी था। ठीक है, अब उग्रवादी को ही नरमपंथी, सॉरी, उग्रवादी को ही गर्मपंथी कहा जाता है, ठीक है, और उदारवादी को नरमपंथी कहा जाता है। गोखले, नौरोजी, तिलक और मेहता, इसमें जो उदारवादी नहीं थे वो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, इनको गर्मपंथी उग्रवादी माना जाता था। अब इसका एक ट्रिक है, तीन लोग थे जो उग्रवादी, उनकी जोड़ी है, कहा जाता है बाल, ठीक है, बाल और लाल, तीनों गर्मपंथी थे। बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, ठीक, और पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, और लाल से हो गए लाला लाजपत राय, लाला लाजपत, लाला लाजपत राय। तो क्लियर है, ये तीनों के तीनों बाल पाल लाल ये क्या थे, उग्रवादी थे, गर्मपंथी थे। अब पूछ रहा है उदारवादी नहीं यानी गर्मपंथी, तो तीनों में तिलक जी हैं यही, बाकी गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, किसका कथन है? ऑप्शन है 4। देखिए ये कथन पढ़ के आपको क्या लग रहा है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, कल्याणकारी राज्य का कथन है ये ना। तो कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट आया है उसी से रिलेटेड कथन होगा। अगर आप इतना भी समझ गए, एक बात जान लीजिए, पढ़ने का इतना फायदा है कि जितना ज्यादा पढ़े रहेंगे, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको कथन नहीं याद है तो भी आप लॉजिक लगा के, दिमाग लगा के कर ले जाओगे बहुत सारा कथन। कल्याणकारी राज्य का ऐसा कथन होगा, इसमें कल्याणकारी अर्थशास्त्री, सॉरी, इसमें कल्याणकारी राज्य का प्रवक्ता कौन है? टॉस्की। ये कथन किसका है? टॉस्की का। थॉमस मोर, फ्यूरियो और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? हिंसक समाजवाद से? नहीं। स्वप्निल समाजवाद से? यस, स्वप्निल समाजवादी माने जाते हैं, यूटोपियन समाजवादी। इसीलिए इनकी कार्ल मार्क्स बहुत तीखी आलोचना करता है। थॉमस मोर, फ्यूरियो, रॉबर्ट ओवन तीनों क्या थे? स्वप्निल समाजवादी। ठीक, उसके बाद ऑप्शन है राजविहीन समाजवाद, फेबियन समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। फांसीवाद का जन्म कहां हुआ? तो फांसीवाद का जन्म कहां हुआ? ऑप्शन है चीन, जापान, इटली, जर्मनी। तो फांसीवाद का जो जन्म हुआ कहां पर हुआ? इटली में। ठीक है, इटली में फांसीवाद का जन्म हुआ। था कौन वहां पर? इटली का शासक कौन था? मुसोलिनी। ठीक, और एक और रिलेटेड विचारधारा जो पूछता है नाजीवाद, तो नाजीवाद कहां पे हुआ? जर्मनी में।
ठीक है, नाजीवाद जर्मनी, फासीवाद इटली में, याद रखिएगा, दोनों पूछता है, बहुत सिंपल सवाल है। था कौन? हिटलर। हिटलर की विचारधारा नाजीवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है, कथन किस विचारधारा से संबंधित है? विचारधाराएं दी हुई है कि कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानता। अब इसको तोड़ लिया करिए, बुराई मान रहा है लेकिन क्या कह रहा है? आवश्यक भी है, तो मतलब आवश्यक है लेकिन बुराई है, तो ये कथन व्यक्तिवाद के बारे में सही। ठीक? बुराई क्यों है? क्योंकि स्वतंत्रता छीनता है। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम, बहुत सारी चीजों से व्यक्तिवाद को दिक्कत है, लेकिन आवश्यक है सुरक्षा के लिए। तो आप समझ लीजिए, अराजकतावाद क्या कहता है? आवश्यक बुराई को क्या कर देगा? अराजकतावाद शब्द से ही स्पष्ट है, अराजकता, राज्य चाहिए नहीं, राज्य चाहता ही नहीं, राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। तो अराजकतावाद कहता है राज्य की कोई आवश्यकता नहीं, यानी राज्य कैसी बुराई है? अनावश्यक, जरूरत ही नहीं भैया, हटाओ, कोई जरूरत नहीं चाहिए। तो अनावश्यक बुराई कौन कहेगा? अराजकतावाद। अनावश्यक बुराई कहेगा अराजकतावाद, क्योंकि राज होना ही नहीं चाहिए कह रहा है। कैसी बुराई? अनावश्यक, बेकार की, फालतू में रखे हुए, कोई जरूरत नहीं। व्यक्तिवाद कहेगा आवश्यक बुराई है, ठीक ना, व्यक्तिवाद आवश्यक बुराई कहेगा। यहीं पे इसको दिमाग में बैठा लेना है, पता है तो अच्छी बात है, पता ही होगा लगभग। अनावश्यक बुराई अराजकतावाद, व्यक्तिवाद कहेगा आवश्यक बुराई, और मार्क्सवाद क्या कहेगा? राज्य को शोषण का यंत्र। मार्क्सवाद कहेगा शोषण का यंत्र, राज्य क्या है? शोषण का यंत्र। ठीक, अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया? अब संप्रभुता की अवधारणा, संप्रभुता एक पूरा चैप्टर है। संप्रभुता ऐसा चैप्टर है जिससे कोई ऐसा टीजीटी का एग्जाम नहीं, शायद ही कोई हो जहां सवाल ना आया हो, पक्का आता है, एक सवाल मिनिमम आता है टीजीटी में हमेशा, इसलिए सॉवरेंटी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, शब्द किसने दिया, पहली बार किसने दिया, बुक्स उससे रिलेटेड जितने थिंकर हैं उनका, ऑस्टिन हो गए, बोंदा हो गए, डाइसी हो गए, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए, ग्रोसियस हो गए। तो एक क्वेश्चन नहीं तो कभी कभी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। तो संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया, लेकिन कौन सी संप्रभुता कह रहा है? बाह्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रोसियस, ह्यूगो ग्रोसियस ने बाह्य संप्रभुता की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉक ने समर्थन किया, लॉक आपको पता होगा निरंकुश संप्रभुता का करेगा? बिल्कुल नहीं, निरंकुश संप्रभुता का नहीं, कौन सा? सीमित संप्रभुता का। ठीक है, लॉक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया था, निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किसने किया था? हॉब्स ने। अगर प्रैक्टिस थियरी क्लियर है तो प्रैक्टिस सेट क्लियर है। बिना किसी प्रभुसत्ता वाले राज्य का, चौथा है सामान्य इच्छा। ये क्लियर रखिएगा, सीमित संप्रभुता लॉक, और हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता। भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है, भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, बैंक, कोई ऐसी नौकरी नहीं है चपरासी तक जहां पूछा ना हो, हर जगह आता है। ठीक, तो सीएजी की नियुक्ति पूछ रहा है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति पूछ रहा है। सीएजी की बहुत ही मशहूर आर्टिकल है और अनुच्छेद है 248, बात है 148, ये याद रख लेने तो हर एग्जाम में आपको काम देगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी था? पीछे बता चुका हूं, पीछे ही सवाल आया था, क्या कहा था ना, अतिवादी को ही क्या कहा जाता है? गर्मपंथी। ठीक है, इन्हीं को कहीं कहीं क्या कहा जाता है? उग्रवादी। अतिवादी नहीं पूछ रहा, यानी उदारवादी आपको लगाना है। ठीक, अतिवादी 3 थे आपको बताया था, क्या? बाल
पाल और क्या, लाल। ठीक है भाई, तो बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, ठीक। अब पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, और लाल से हो गया कौन, लाला लाजपत राय। तो बचे कौन जो उदारवादी होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, जान लीजिए, आध्यात्मिक नहीं। गांधी जी ने कहा था कि ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन मेरा कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को आज भी तलाश रहा हूं। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले जी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। याद रखना, ये सारे के सारे सवाल हैं, जितना बोल रहा हूं सब के सब सवाल हैं ये। अब ये सब अलग अलग जगह फैक्ट बिक रहे हैं, गांधी जी ने कहीं किसी को कहा है गोखले को, गोखले ने रानाडे कहीं और मिलेगा, यहाँ एक साथ ही आपको मिल जाएगा। रिलेटेड चीजें बताता चलूंगा। दूसरा है राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, जेएस मिल, मैकियावेली। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा, तो जो बहुत मानवतावादी होगा वही कहेगा। नेशनलिज्म को सभ्यता के लिए खतरा मान रहा है कौन? सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी गए थे कहाँ, जापान और अमेरिका की यात्रा पर, वहां पर उन्होंने इस पर काफी स्पीचेस दिए, बाद में आके उन्होंने इस पर पत्र भी लिखे और भी चीजें प्रकाशित की। उनका ये मानना था ना, राष्ट्रीयता ठीक है, लेकिन राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए कैसे खतरा? उस समय एक के बाद एक तानाशाह स्थापित हो रहे थे, नए नए राज। अच्छा, इनके समय सेकंड, जो इनकी मृत्यु के पहले की बात है, हिटलर आ चुके थे तब, मुसोलिनी तब आ चुके थे, और भी बहुत सारे तानाशाह आए थे। क्या होता है, राष्ट्रीयता की आड़ में आज भी बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं, राष्ट्रीयता की आड़ लेकर अपनी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल कानून पास करते रहते हैं, और जनता उनको समर्थन करती रहती है, ये सोच के कि बहुत बड़े देश प्रेमी है, और इसका परिणाम बहुत घातक निकलता है कई बार। इसलिए टैगोर ने कहा था, और वो एक बार तो इतना नाराज हो गए थे, एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा था, उनका कोट है, उन्होंने कहा था मैं हीरे के दाम पर शीशे नहीं खरीदूंगा। मतलब राष्ट्रीयता इतनी बड़ी नहीं बन गई कि मानवता से बड़ी बन जाएगी, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं हीरे के दाम में क्या खरीद रहा हूं, शीशे। तो ये भी एक कोट है, कभी शायद पूछ ले, आप इसको लिख लीजिएगा कि मैं हीरे के दाम में शीशे नहीं खरीदूंगा, मैं हीरे के दाम में, मतलब हीरे के मूल्य में, समझ रहे हैं, शीशे नहीं खरीदूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे, फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कौन? सर हेनरी मैन। सवाल नंबर अगला, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, बल्कि शिक्षा पर, कभी भी ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कथन किसका है? कथन बहुत मशहूर है, सवाल आ चुका है टीजीटी में, रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ जो कहा था वो रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए वर्णित विषय है। अब जब आप 11वीं अनुसूची में जाओगे तो पंचायतों के लिए जो कानून बनाया हुआ अनुसूची में लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि जैसे, इसका मतलब ये होता है ना, देसी भाषा में समझ लीजिए, जैसे ग्राम प्रधान उदान है ना, क्या क्या काम कर सकते हैं जो पंचायतें हैं या ब्लॉक प्रमुख, उनके क्या सूची दी हुई है ना, जैसे गांव में मेले लगवाना, हाट लगाना, इस तरह की चीजें, वो जो बाजार पे जो उनका किस किस पे नियंत्रण है, टैक्स लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन सारे विषयों का यहाँ पर वर्णन है। और टोटल जो सब्जेक्ट यहाँ पर वर्णित है, यानी 29 विषय हैं जो उनके अंडर में आते हैं स्थानीय निकाय के, ठीक। और ये सारे विषय आपको दिए हैं 11वीं अनुसूची। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 29। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है?
तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 32, यानी कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत फेमस है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब 32 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन यहां पर पूछा है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। 32 के तहत हाई कोर्ट जान लीजिए आप, दो अनुच्छेद हैं, 32 से भी जा सकते हैं, 226 से भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल 32। अगला क्वेश्चन है, किसने इस विचार का उपहास किया था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता? अब पुष्पिन उतना ही अच्छा जितना कविता है, उपयोगितावादी थिंकर किसका था? बेंथम का कोटेशन। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है किसने इस विचार का उपहास किया, मतलब मजाक उड़ाया, ठीक है, व्यंग कसा, मजाक उड़ाया, ताना मारा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि पुष्पिन मतलब ये बच्चों का खेल एक तरीके से, और कविता पाठ दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तीखी आलोचना की उन्होंने, क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये दर्शन को क्या कहा? बहुत निम्न स्तर का दर्शन है। तो ये आलोचना किसने की थी? जेएस मिल ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जेएस मिल। न्यायिक पुनरावलोकन है, पीछे क्वेश्चन आ चुका है, सवाल थोड़ा सा बदला गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहां है? तो ऑप्शन केवल भारत में, ठीक है, केवल यूके में। अब यूके आपको दिख जाए, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, तो आप सीधे भारत मार के तुरंत भरने मत लगिए, इसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, कोई हो सकता है आगे भी मिल जाए। पढ़िए, देखिए, यूनाइटेड किंगडम में नहीं, भारत में है, बिल्कुल है। आगे पढ़िए, लेकिन केवल यूएसए में, यूएसए में भी है। तो अभी तक आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन के। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, भारत और यूएसए में। तो ज्यादा सही आंसर क्या है? ये, क्योंकि भारत और यूएसए दोनों जगह है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। टीजीटी वाले तो विशेष फोकस करें, क्योंकि कुछ नहीं करना है उनको, बस एक एग्जाम देना है, सीधे एंट्री हो जाएगी कहाँ? अंदर। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई झंझट नहीं। मिलते हैं, नमस्कार।